नाउ अब मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है एस्टीमेट जो होता है, जो एक प्राकलन होता है, उसको हम ऊपरी ऊपरी लेवल पर, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा टाइप्स ऑफ एस्टीमेट वाला, पर ऊपरी ऊपरी लेवल से हम एस्टीमेट को, प्राकलन को कितने पार्ट्स में डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो भी एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसका जो प्राकलन होता है, एस्टीमेट होता है, उसको हम दो पार्ट से क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रॉड मैनर में। सबसे पहले उसको बोलते हैं हम स्टेज 1 और दूसरे को हम बोलते हैं स्टेज 2। जो स्टेज 1 एस्टीमेट होता है उसका नाम होता है प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, उसका एक और नाम होता है, क्योंकि उसमें ऊपर ऊपर से वर्कआउट करते हैं, रफ कॉस्ट आती है, एग्जैक्ट तो नहीं आ पाती है, इसको बोलेंगे रफ कॉस्ट एस्टीमेट। और यहां पर ये सब अप्रॉक्सीमेशन है, इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट भी कहा जाता है। स्टेज 2 एस्टीमेट है, इसको हम बोलते हैं डिटेल्ड एस्टीमेट। और डिटेल्ड एस्टीमेट तभी निकलता है जब बारीकी से हर एक आइटम में मटेरियल की क्वांटिटी और रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आपने निकाली हो, इसलिए इसको आइटम रेट एस्टीमेट भी कहा जाता है। नाउ जो डिटेल्ड और आइटम रेट एस्टीमेट है ये बाद में करेंगे, पहले तो आपको प्रारंभिक लेवल पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम दैट प्रिलिमिनरी एस्टीमेट क्यों बनाते हैं, तो अभी हमने डिस्कस करा प्रिलिमिनरी एस्टीमेट क्यों बनाते हैं। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट हम बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, कौन सा सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए हम प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, प्रारंभिक एस्टीमेट बनाएंगे। डिटेल्ड एस्टीमेट क्यों बनाएंगे, अभी हमने डिस्कस करा। डिटेल्ड एस्टीमेट हम किस लिए बनाएंगे, टेक्निकल सैंक्शन और टेक्निकल अप्रूवल प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, जब भी ये एस्टीमेट बनाएंगे तो होता क्या है, आप बात समझना। सपोज जैसे मान लीजिए कोई कैनाल प्रोजेक्ट है, वो जो कैनाल प्रोजेक्ट है वो होना है, सपोज 10 किलोमीटर की कैनाल बननी है। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक इंजीनियर है जिनको कैनाल रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है, उन्होंने पता करा कि मैंने कभी अपनी लाइफ में 5 किलोमीटर की जो कैनाल थी वो सपोज 10 रुपीज में कंप्लीट किया था। मतलब उनको ये पता है बाय द एक्सपीरियंस कि 1 किलोमीटर कैनाल बनाने में 2 रुपीज कॉस्टिंग आती है, तो वो यहाँ पे फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे कि अगर 1 किलोमीटर में 2 आती है तो 10 किलोमीटर में डेफिनेटली कितनी आती है, 20 रुपीज। नाउ दिस इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट 20 रुपीज। पर खाली इतना थोड़ी लेंगे, साथ में कंस्ट्रक्शन जब होगा, खुदा न खास्ता भविष्य में क्या छुपा है किसको पहले से पता। कभी वहां पर सपोज मान लीजिए कोई टूल्स एंड प्लांट्स रखें, कोई मशीन खराब हो जाए, अगर हमने किसी लेबर को सपोज दिवाली पे पैसा दिया उधार, वो भग जाए दिवाली के बाद, तो ऐसे सारे जो भी नुकसान होंगे वो कौन बियर करेगा, और वो क्या नहीं होंगे, वो डेफिनेटली होंगे। कई चीजें ऐसी जो भविष्य में छुपी पर किसी इंसान को पहले से थोड़ी पता, भविष्य किसने देखा है। ऐसी कॉस्टिंग जो भविष्य में छुपी हमें पहले से नहीं पता, उनका भी तो थोड़ा बहुत हमें मार्जिन लेना पड़ेगा। उन्हीं कॉस्ट को भी इसमें ऐड किया जाता है और उन्हीं कॉस्ट को बोलते हैं कंटीजेंसीज। मैं सभी को ध्यान से बोलूंगा, कंटीजेंसी की टर्म पे ध्यान देंगे। व्हाट इज कंटीजेंसी, एग्जाम में पूछते हैं। कंटीजेंसी इज द कॉस्ट ऑफ अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर्स, ऐसे खर्चे जो होने वाले हैं भविष्य में पर अभी हमें फिलहाल एस्टिमेशन बनाने के दौरान नहीं पता है, ऐसे जिनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। और कंटीजेंसी, अब अगर हम सपोज मान लीजिए कि प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने सब कुछ ऊपर ऊपर से कराए, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन तो एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा लेके चलना पड़ेगा, आई मीन इससे थोड़ा सा हमें ज्यादा लेना पड़ेगा। तो कंटीजेंसी प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के अंदर 5 to 10% ली जाती, किसका, ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। जो आपने मटेरियल लेबर कॉस्ट निकाली है आपके एक्सपीरियंस के आधार पे, उसका उस 20 रुपए का 5 से 10% लिया जाएगा कंटीजेंसी। डिटेल्ड एस्टीमेट में चूंकि आपने हर एक चीज बारीकी से कैलकुलेट करी है, एक्स्ट्रा मार्जिन लेना तो पड़ेगा पर कम लेना पड़ेगा, तो यहां पे जो लेंगे वो लेंगे 3 to 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर।
तो ये मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस करा कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्यों करते हैं और कितना कंटिजेंसी दोनों में लिया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, इनको आप ध्यान रखें। ठीक, अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो डिटेल्ड और आइटम रेट एस्टिमेट है, सर ये कितने प्रकार का होता है, इसको कैसे करते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। जो डिटेल्ड और आइटम रेट एस्टिमेट है, इसको भी 2 फेज में कंडक्ट किया जाता है। पहला है फेज 1 एंड सेकंड इज फेज 2। अभी हम बात करेंगे फेज 1 की। फेज 1 का नाम है मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। क्या मतलब, एकदम बिल्कुल सिंपल मतलब है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, पहले आप सुन लीजिए। मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी एंड फेज 2 इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये 2 इसके फेज है, मैंने यहाँ पे फेज लिखा है क्योंकि पहले ये होगा देन उसके बाद में वो होगा। एंड द थिंग इज वेरी सिंपल। करना क्या है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, डिटेल्ड में कॉस्ट निकालनी है, हर चीज बारीकी से कैलकुलेट करनी है। तो उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जो भी अलग अलग आइटम्स है, जो भी अलग अलग वर्क्स इन्वॉल्व होंगे, उनमें लगने वाले मटेरियल और लेबर की पहले क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, वो इसमें निकाल लेंगे। फिर CPWD जो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वो हर साल एक बुक या हर 3 साल में एक बुक को हर समय मतलब बुक पब्लिश करता है, जिस बुक का नाम है SOR, शेड्यूल ऑफ रेट, और वो बुक हर 3 साल में रिवाइज्ड होती है। तो जो SOR है जो CPWD पब्लिश करता है, उस किताब के अंदर इंडिया में यूज होने वाले हर मटेरियल और लेबर के रेट्स दिए होते हैं, उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द कॉस्ट। तो यहां पर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट जो है, इसका मैं आपको एक फ्रेमवर्क, एक लेआउट, एक फॉर्मेट क्या होता है, वो फॉर्मेट में आपसे यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले यहां पर मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी के अंदर यहां पर जो पहली टर्म है उसमें सीरियल नंबर आता है। आफ्टर दी सीरियल नंबर यहां पर वो आइटम्स आएंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स, पर्टिकुलर ऑफ आइटम्स, वो आइटम्स जो किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं। सर कोई एग्जांपल डेफिनेटली है। सपोज मान लीजिए बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, तो उसमें सबसे पहले मिट्टी को खुदाई कार्य करना पड़ेगा, मतलब मदा कार्य, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन। फिर आपको सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन वर्क करना पड़ेगा, फिर ब्रिक वर्क इन फुटिंग फाउंडेशन करना पड़ेगा प्लिंथ में, फिर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। डिफरेंट वर्क्स जो किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, उनको हम बोलेंगे आइटम्स, वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। देन फिर उनका जो मेजरमेंट करेंगे, तो पहले अब मान लो दीवार है, तो दीवार कितनी है भैया, तो लंबी दीवार कितनी है 2, छोटी दीवार कितनी आ रही है 3, वो यहाँ लिखना पड़ेगा, नंबर्स यहाँ आ जाएंगे। देन फिर आप लिखेंगे उस दीवार की लंबाई कितनी है, उस दीवार की विड्थ कितनी है, उस दीवार की हाइट कितनी, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब अगर अब मैं किसी दीवार का नंबर कितना है, लेंथ, विड्थ, हाइट, सबका मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे हाथ में क्या निकल के आ जाएगा, क्वांटिटी। वो दीवार जो बनानी है, जो वो ईंट का कार्य करना है, वो जो चिनाई कार्य करना है, वो कितना करना है, वो आ जाएगा। यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा साथ में यूनिट, किस यूनिट में मैंने उसको मेजर करा है, जो कि हम हमारे अगले टॉपिक यानी अगला चैप्टर जो है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, उसी के अंदर आपको पढ़ा दूंगा कि अलग अलग आइटम किन किन इकाई यूनिट्स में मेजर किए जाते हैं। अगर हम वो यूनिट, वो हमें क्वांटिटी मिल गई, यहां पर एक लास्ट जो कॉलम होता है, इसके अंदर आता है रिमार्क। ये क्वेश्चन पूछा गया SSC के अंदर कि रिमार्क जो यहाँ पे होता है, इसका पर्पस क्या है। मैं आपको बताता हूँ रिमार्क का पर्पस क्या है। जब भी हम मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी का ये फॉर्मेट बनाते हैं और हम ये करते हैं मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इन सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, तो कोई भी एक दीवार होता है, कोई भी एक सपोज मान लीजिए एक घर है, तो उस घर में आपने कैलकुलेशन करा होगा, जैसे कि ये जो दीवार है इसकी कितनी लंबाई लग रही है, तो वो कुछ आप कैलकुलेशन करेंगे। वो यहाँ पर सपोज आपने लिख दिया कि 9.54 आया। अब ये जो थी दीवार की एक्चुअल तो थी 10 मीटर जो बाहर से बाहर है, और आपने यहाँ लिख दिया 9.54। अभी आया कहाँ से, कुछ ना कुछ तो आपने किया होगा कि भैया 10 में से आपने 0.5 को माइनस करा होगा और फिर 0.0 से स्कोर माइनस करा होगा। तो ऐसे कुछ जो भी एक टर्म है, सपोज मान लीजिए कुछ 9.44 आया, तो ऐसे कुछ इसको हम समझ लेते हैं कि आपने इसमें से कुछ कुछ माइनस करा। वो सब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि 10 माइनस 0.05 माइनस 0.05 माइनस 0.04। तो ऐसा कुछ ये निकल के आया।
ये आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। मतलब रिमार्क का पर्पस क्या होता है? रिमार्क का पर्पस होता है जब भी कोई आपसे बड़ा इंजीनियर जो आपके हेड हैं, अगर उनको चेक करना हो कि आपने एस्टिमेट सही बनाया नहीं बनाया, या आपको खुद को सेल्फ चेक करना हो एक बार, तो आप यहां से पूरा देख लेंगे। यानी रिमार्क का पर्पस होता है क्रॉस चेकिंग पर्पस, ये रिमार्क का मेन पर्पस है। तो कभी अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि रिमार्क का पर्पस मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी के अंदर टेबल में कॉलम में क्या होता है, तो उसका पर्पस क्या होगा? क्रॉस चेकिंग पर्पस के लिए। यहां से इस फेज से हमें यह मालूम चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर आइटम्स और वर्क में कितना क्वांटिटी हमें लगने वाला है। अब जो नेक्स्ट हमारा अगला फेज आएगा वो आएगा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट। ये वो फेज है जिसमें हमें फाइनल कॉस्ट मालूम चल जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट की बात करें, इसका जो फॉर्मेट है वो भी लगभग कुछ इसी प्रकार से। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे सीरियल नंबर, आफ्टर दैट यहाँ पर हम लिख देंगे आइटम्स, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना कितने वर्क से इन्वॉल्व है। फिर यहाँ पर आ जाएगा उसको आपका यूनिट क्या है, यूनिट के बाद यहाँ पे आ जाएगा रेट क्या है, रेट के बाद यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी। आपने यूनिट क्या ली उसको मेजरमेंट करने के लिए, क्वांटिटी क्या है, कितना वो कार्य करना है, उसका दर क्या है, पर यूनिट प्राइस कितनी है, रेट आ जाएगा। जब रेट का क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर ही देंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा? फाइनली कॉस्ट। तो यहाँ पर कॉस्ट निकल के आएगी। अब जो यहाँ कॉस्ट आएगी वो अलग अलग वर्क की आएगी। सपोज आपने कुछ 3 वर्क है मान लीजिए, तो 3 वर्क की कुछ कॉस्ट निकल के आई। इस 3 कॉस्ट को आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट निकल जाएगी। 2 मिनट, यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट निकल के आएगी, ये जो कॉस्ट आएगी, दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। दिस इज नॉट द फाइनल एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसी कॉस्ट के अंदर अब कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। इसी कॉस्ट में मैं आपको आगे एक टर्म पढ़ाऊंगा, टर्म का नाम है वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट, वो भी जोड़ना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद इसी के अंदर दूसरी अदर टर्म्स, अदर जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट्स हमने बोल दिया, कंटीजेंसी हो गया, ये सारी चीज़ें, लमसम चार्जेस, ये सब यहाँ पे एड ऑन होगा। ये सारी चीज़ें और वो जो सम टर्म्स मैंने आपको बताई, उन सबको जोड़कर जो फाइनल हमें कॉस्ट मिलेगी वो होगी हमारी फाइनल एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम द डिटेल्ड एस्टिमेट। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को इतना यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या होता है। ठीक, एक बार और हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट स्टेज 1, डिटेल एस्टिमेट स्टेज 2। पर्पस इज फॉर टेक्निकल अप्रूवल, पर्पस इज फॉर ऑब्टेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, कंटीजेंसी 5 to 10, कंटीजेंसी 3 to 5। कंटीजेंसी इज द अनफॉर्चून एक्सपेंडिचर जो भविष्य में होने वाले पर हमें पहले से नहीं पता। डिटेल्ड और आइटमनेट एस्टिमेट 2 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले क्वांटिटी का मेजरमेंट, आफ्टर दैट एब्स्ट्रैक्ट इज नथिंग, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है समरी। समरी मतलब कि आपने ये क्वांटिटी निकाल ली है, रेट से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस्ट है, उस कॉस्ट का आपने एक छोटा सा एक ब्रीफिंग दे दिया, समरी दे दिया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट फॉर्म है, और ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इन दोनों में जो मैंने यूनिट्स लिखी हैं, दोनों यूनिट्स में थोड़ा सा अंतर है। ये जो यूनिट है, दिस इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वो जब वर्क को हम मेजर कर रहे हैं तो उसका हम क्या इकाई लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे जो मैंने यूनिट लिखी है, दिस इज यूनिट ऑफ पेमेंट, कि जब हम उस कार्य का भुगतान करेंगे मटेरियल का, लेबर का, तो उसमें यूनिट क्या लेंगे। सर क्या ये यूनिट ऑफ पेमेंट और मेजरमेंट अलग अलग होती है? डेफिनेटली अलग अलग होती है। कुछ वर्क्स में तो ये सेम होगी। फॉर एन एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल होगा ब्रिक वर्क। अगर हम चिनाई कार्य कर रहे हैं, कोई दीवार बना रहे हैं, तो दीवार को हम उसका मेजरमेंट, मापन भी क्यूबिक मीटर में ही करेंगे और भुगतान भी क्यूबिक मीटर में होगा। पर अगर सपोज मान लीजिए ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क मतलब अगर मैं बहुत बात करूं ब्रिक्स का, ईंटें जो होती हैं, तो ईंटों का जो मेजरमेंट है, ईंटों का जो मापन है, वो नंबर के अंदर करते हैं। कितनी ईंटें दीवार बनाने में लग रही हैं, सपोज यहां पर ये आ गया 5000, तो ईंटों का जो आपका मेजरमेंट है वो नंबर में होता है। पर ईंटों का जो पेमेंट है, जो पैसे दिए जाते हैं, वो परसेंटेज नंबर पे दिए जाते हैं। मतलब 100 ईंटों के पैसे यहां लिखेंगे, एक ईंट का पैसा नहीं लिखेंगे। मतलब ईंटों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है नंबर, बट यूनिट ऑफ पेमेंट है परसेंटेज नंबर। तो इसलिए ये भी हमें बारीकी से समझना पड़ेगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
तो जनरली स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो वो खाली इसी पे फोकस करते हैं, पर मैं आपको ये भी अलग अलग वर्क्स के लिए जहाँ पे अलग होगा, भिन्न होगा, वहाँ पे मैं आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी बताऊंगा और उसी टाइम वहीं पे आपको यूनिट ऑफ पेमेंट भी बताऊंगा। सर ये कहाँ पढ़ने वाले हैं? ये हमारा अगला चैप्टर है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड देयर एक्यूरेसी। तो अभी हमने इस पूरे जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन, इसमें हमने समझ लिया एस्टिमेशन क्या, एस्टिमेट क्या है, फाइनल कॉस्ट क्या होती है, एस्टीमेट कितने प्रकार का होता है। अब हम ये चीज, इसमें से एक चीज और अभी हमें जो समझना है वो ये है कि ये एस्टिमेशन हम करते क्यों, इस एस्टिमेशन का पर्पस क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड वन शुड डू द एस्टिमेशन ऑफ ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिफोर इट्स स्टार्टिंग। तो यहां पर अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टिमेशन। सबसे पहला पर्पस है, जब आप एस्टिमेशन कर रहे हैं तो आपने एस्टिमेशन करा क्यों? उसका कॉस्ट निकालने के लिए, कौन सा फाइनल कॉस्ट? नहीं, आपने जो कॉस्ट निकाला एस्टिमेशन करके वो आपने कौन सा कॉस्ट निकाला? प्रोबेबल कॉस्ट। तो सबसे पहले तो उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के चालू होने से पहले आपको उसकी प्रोबेबल कॉस्ट मालूम चल गई। दूसरा, जब आपने प्रोबेबल कॉस्ट निकाली तो वो कॉस्ट निकाली कैसे? आपने कहीं ना कहीं क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लेबर, दैट मींस रिसोर्सेस का, उनके रिस्पेक्टिव और करस्पॉन्डिंग रेट में तो मल्टीप्लाई किया था। यानी कि आपको कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट संबंधित जो भी रिसोर्सेस लगने वाले हैं, मटेरियल और लेबर, उन सब की क्वांटिटी भी पता कर ली। अगला क्या होता है, जब आप फील्ड पे वर्क करते हैं तो इतना एक्सपीरियंस आपको हो चुका होता है, आपको ये मालूम चल चुका होता है कि जहाँ पे अगर पास में आपने कोई वर्क करवाया हो तो कहीं पर इतनी सीमेंट की बोरी है, इतनी ब्रिक्स लगी हैं, इतना आयरन वर्क, इतना आयरन लगा, इतना स्टील लगा है, तो ये पता होता है कि हाँ इतना सारा मटेरियल है, तो ये काम जो है वो 6 महीने में हुआ था। तो अगर इतना कुछ मटेरियल लेबर इसमें लगने वाला है तो शायद ये काम जो है उससे पहले कुछ 4 महीने में हो जाएगा। एक कहीं ना कहीं जब क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लेबर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मालूम चलेगा, आपका दिमाग और एक्सपीरियंस दोनों एक साथ काम करने लगेंगे और हल्का सा उस प्रोजेक्ट के टाइम के बारे में मालूम चल जाएगा। मतलब क्या सर आप यहां पर यह बोलना चाह रहे हैं कि हम उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का टाइम पता कर लेंगे? नहीं, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का टाइम हम सीपीएम के अंदर पता करते हैं, क्यूएससी के अंदर पता नहीं करते। मैंने पहले ही बताया था, हमें टाइम का यहां पर सिर्फ एक आइडिया, एक जजमेंट मालूम चल पाएगा, रफ आइडिया अबाउट द टाइम। नेक्स्ट इज, अगला क्या सर इसका यूज है? अगला यूज है कि अगर आप ये एस्टिमेशन करते ही नहीं तो आपको कभी भी क्या प्रशासनिक मंजूरी मिल पाती? नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भी आपको एस्टिमेशन करना पड़ा, और जब वो नहीं मिलता तो आप डिटेल में नहीं करते, तो आपको टेक्निकल सैंक्शन या टेक्निकल अप्रूवल नहीं मिलता। तो एस्टिमेशन का ये भी पर्पस है कि आपको उससे प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी मिली है। अगला, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इसको करना है, करवाने की इच्छा किसने बताई थी? अभी हमने डिस्कस किया था, पब्लिक ने। पब्लिक ने किससे बोला? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ने यहां पर किसको बोला? कंसर्न्ड डिपार्टमेंट। और कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने क्या बोला? कंपिटेंट अथॉरिटी। क्या उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पब्लिक करने वाली? नहीं। गवर्नमेंट नहीं, कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं, तो कौन? उसको जो करेगा एग्जीक्यूट वो होगा जनरल उस लोकेलिटी का, या कोई रिनाउंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, ग्रुप ऑफ बिल्डर्स, और मे बी अ सिंगल पर्सन। एक बिल्डर होगा, उस बिल्डर को, बिल्डर तो मार्केट में बहुत सारे होंगे, अलग अलग बिल्डर्स होंगे, सभी रेडी होंगे प्रोजेक्ट करने के लिए, तो उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना कि ये प्रोजेक्ट करना है। वो जो इंफॉर्मेशन यहां पर कौन पहुंचाएगा? कंसर्न डिपार्टमेंट इस बिल्डर को इंफॉर्मेशन देगा, सभी बिल्डर को। वो इंफॉर्मेशन को बोलते हैं टेंडर। जब सभी बिल्डर को मालूम चल गया कि वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना है, सभी उसके लिए फॉर्म वॉर्म फिल करेंगे, उसमें से किसी एक बिल्डर को सिलेक्ट किया जाएगा
और गवर्नमेंट एंड कंपिटेंट अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट उस बिल्डर से एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करेगी कि यहां पर साइन करो कि ये प्रोजेक्ट इस दिए गए समय के अंदर और इस पर्टिकुलर कॉस्ट में आप कंप्लीट करोगे हमारे नियम शर्तों के अनुसार। वहां पर वो बिल्डर आकर अपना कुछ साइन करेगा और यहां पर सरकार के रिस्पॉन्सिबल जो इंजीनियर्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहां पर साइन करेंगे। इस लीगल डॉक्यूमेंट को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। और वो जो बिल्डर जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो कहलाएगा अब से कॉन्ट्रैक्टर। अगर आपको सबसे पहली बात इस एग्जांपल के अंदर जो मैंने आपको टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट समझाया, इसमें आप खुद सोचो अगर एस्टिमेशन नहीं किया होता तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट को सो कॉल्ड नोटिस या इंफॉर्मेशन देना पड़ता, टेंडर रिलीज करना पड़ता, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता, उसमें ये तो लिखना पड़ेगा कि कितना समय लगने वाला है, ये तो बताना ही पड़ेगा, और कितनी लगभग कॉस्टिंग आने वाली है। उसके बाद बाकी फिर बिल्डर हर एक चीज का अपने हिसाब से रेट निकाल लेंगे, पर ये तो बताना पड़ेगा ना एडवर्टाइजमेंट में कि हाँ लगभग इतने कॉस्टिंग की प्रोजेक्ट है और इतने समय में खत्म करनी है, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। यानी बिना एस्टिमेशन के ना तो टेंडर हो पाता और ना तो कॉन्ट्रैक्ट हो पाता। तो हम ये बोल सकते हैं कि एस्टिमेशन का एक और पर्पस है टू अरेंज कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द एस्टिमेशन। अगला आप ये बताइए सबसे मेन बेसिक पॉइंट, अगर एस्टिमेशन नहीं होता क्या सरकार ये पता कर पाती कि वो प्रोजेक्ट करेगी या नहीं करेगी, वो प्रोजेक्ट अंडरटेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसको हम बोल सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की उपयोगिता पता करना, नेसेसिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट, उसका इंपॉर्टेंस पता करना, उसको जस्टिफाई करना। सरकार नेसेसिटी किस आधार पर पता करेगी? पता करने के लिए उसको क्या चेक करना पड़ेगा, फंड कितना उसके पास फंड अवेलेबल है और पब्लिक डिमांड कितनी है। अगर सपोज फंड कम भी हो पर पब्लिक डिमांड ज्यादा है तो उसको वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा। और अगर सपोज मान लीजिए कि फंड ज्यादा है पब्लिक डिमांड कम भी है और अगर वो चाहते हैं तो उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। और फंड चेक किससे करेंगे? फंड चेक करने के लिए भी तो यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोबेबल कॉस्ट, मतलब बिना एस्टिमेशन के प्रोबेबल कॉस्ट नहीं निकलती और उसके बिना फंड से कंपेयर नहीं हो पाता और आपका उस प्रोजेक्ट की उपयोगिता पता ही नहीं हो पाती। मतलब किसी प्रोजेक्ट की नेसेसिटी पता करने के लिए भी एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल दिस पॉइंट्स आर द इंपॉर्टेंस और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एस्टिमेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको वापस एक छोटा सा सब में उसको सम अप कर देता हूं। सबसे मेन प्रोबेबल कॉस्ट के लिए हमें एस्टिमेशन करना पड़ेगा। अगला इससे हमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लेबर मालूम चलेगा, टाइम का रफ आइडिया लग जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन, इसी के द्वारा हमें मंजूरी मिलेगी सरकार से, प्रशासन से। कॉन्ट्रैक्ट टेंडर अरेंज करने में काम आता है और किसी भी प्रोजेक्ट की उपयोगिता जो सरकार पता करनी चाहती उसके लिए भी एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इन दिस मैंने आपको पूरा यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ये समझाया कि एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, प्रोबेबल कॉस्ट, फाइनल कॉस्ट, कंटीजेंसी एस्टिमेट ब्रॉडली कितने प्रकार का है, और हमने यहाँ पर ये भी डिस्कस करा कि एस्टिमेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर देखेंगे कि आपका जो भी एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें जो भी डिफरेंट अलग अलग वर्क्स इन्वॉल्व हैं, उन वर्क को हम किस यूनिट्स के अंदर, किस इकाई के अंदर मेजर करेंगे और उनका भुगतान किस यूनिट में किया जाएगा। और जो भी वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उनका जब मेजरमेंट करेंगे तो कितनी एक्यूरेसी तक हमें मेंटेन करना है ताकि एरर मेजरमेंट के अंदर कम से कम आए। यानी कि जो हमारा अगला चैप्टर है उसका नाम है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट एंड यूनिट्स ऑफ पेमेंट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर